जी, जी, बिल्कुल। उनको हम कहीं भूल रहे हैं। कहीं न कहीं भूल जाते हैं, बात सही है। और देखिए ये बहुत निश्चित रूप से आपकी जो बात है मैं उससे सहमत हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेन स्ट्रीम में हम लोग बात करते हैं, उनके पीछे जो स्तंभ के रूप में खड़े हैं जो लोग, उनके बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन आपने मतलब मैम बहुत अच्छी बात की है और हम लोग ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे और भविष्य में कभी ऐसा होगा तो मैं प्लान करूँगा। मैं यदि शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में नहीं कर पाया तो सेमिनार के रूप में कर लूँगा। मैं मतलब मेरे दिमाग में बस बात आनी चाहिए, मैं इसको करूँगा। जैसे मैंने रीराइटिंग एंड रिविजिटिंग रीइंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी मैंने एक कराया था 2023 में। फिर हाँ, पिछले बार जवाहरलाल नेहरू पे कराया, उसके भी पहले डायलॉग ऑफ विथ महात्मा गांधी कराया था। फिर मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री में साइंस एंड टेक को लेके जो डेवलपमेंट है उसको लेके मैंने एक कोर्स कराया था, शायद वो रिफ्रेशर कोर्स था। ऐसे करके मैम मैं हर बार एक बार रिसर्च मेथोलॉजी पे कराया, एक बार हिस्टोरियोग्राफी पे कराया। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि सेवरल डायमेंशंस पे काम करें। और मैम एक और बता दूं, ओरल ट्रेडिशंस पे मैंने एक नेशनल वेबिनार कराया था, वो बहुत शानदार हुआ। उस पे मैंने किताब भी निकाली, ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा पे लेके। तो इस तरीके से मतलब जब आइडियाज आते हैं, और आपने जो भी आइडिया दिया है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मैं और कहीं ना कहीं ये बात हम लोगों की हमारी कमी है कि हम उन चीजों को लेकर नहीं आते हैं। लेकिन आपके इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम का तो चूंकि शेड्यूल बन चुका है और सब सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, नियर फ्यूचर में जरूर मैं करूंगा, और करूंगा तो मैं थैंक यू सर। इन्फॉर्म भी करूंगा। कम से कम ये जो मेरे ग्रुप हैं, जो आप लोग जो शॉर्ट टर्म में जुड़े हैं, तो ये ग्रुप हमारा स्थायी ग्रुप रहता है, क्योंकि इसको हम लोग डिलीट नहीं करते हैं। और इसी ग्रुप के माध्यम से ही बार बार जब भी कोई नया कोर्स होता है तो उसमें से कुछ साथी जुड़ जाते हैं। तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि मेरे को पार्टिसिपेंट की चिंता कभी नहीं होती है। तो मेरे पास मिनिमम पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे साथी हैं जो परमानेंट हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में रहते हैं। तो ये हम लोगों का रहेगा। अच्छा, एक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रोफेसर गजानन मालवीय सर की व्यस्तता के कारण वो आज बोलने वाले थे। खुशवंत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम्म, खुशवंत सिंह अंग्रेजी के साहित्यकार भी रहे और पत्रकार भी रहे, और मतलब फ्रीडम मूवमेंट में भी थोड़ी बहुत उनकी रही, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हैं। तो उन पे वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्या है कि वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कभी मौका मिला तो मैं उनका लेक्चर जरूर कराऊंगा। और हो सकता है कि वो टाइम पे ना कर पाए, मतलब जो हमारा दिन का शेड्यूल है उसमें ना करें, तो कभी उनको समय मिलेगा तो शाम को भी हम लोग करवा सकते हैं उनका लेक्चर। तो अभी मैं उसको आज आज का ये जो सेशन है, मतलब हमारा, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और अभी सिंह। जैसे वर्षा मैडम ने एक पॉइंट निकाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ मैं सर। धन्यवाद दूंगा कि मैडम, थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉइंट ये किया, रेज किया। हाँ सर। सर, जी आप एक सेमिनार करवाओ, क्योंकि हम भी ऑफलाइन करवाओ, हमको भी सागर में आने का मौका मिले उस माध्यम से। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर, एक बार फिर से रिपीट करिए राजू हाँ, सर। तो आप एक सेमिनार करवाओ ऑफलाइन, हम सारे लोग आएंगे वहाँ पे सागर में आपको मिलने का, पर्सनली मिलने का मौका भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। सर मैं तो बताऊं, एक चीज से बहुत डरता हूँ, वो है फाइनेंशियल जो ये होते हैं ना, तो उसको मैनेज करना। मैं अपने विश्वविद्यालय में जानता हूँ कि जब हम कोई फंड लेते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन करना, ऑडिट कराना, ये इतना टफ काम हो जाता है मेरे लिए। मेरे लिए आप लोगों को बुलाना आसान है, रिसोर्स पर्सन पूरे भारत से आ सकते हैं, इवन बाहर से, अब्रॉड से भी आ सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो पैसा जो मुझे मिलेगा, उस पैसे का यूटिलाइजेशन शो करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि अब वो कागज, क्योंकि ये काम तो एकेडमिक है, लेकिन वो नॉन एकेडमिक काम है। और हमारा मतलब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा, 2017 में मैंने कराया था एक नेशनल सेमिनार, और उसके फंड जो मिला मुझे और उसको कराने में, तो मुझे लगा कि जितना सेमिनार करने में मेहनत लगा, उससे ज्यादा मुझे मेहनत लगा उस फंड का यूटिलाइजेशन और तमाम चीजें करने में। तो मैंने तब से हाथ जोड़ लिया कि मैं विश्वविद्यालय से या यूजीसी से कोई फंड नहीं लूंगा, कोई बिना फंड के काम करूंगा। और मैंने मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के अभी तक मैंने 3 अधिवेशन कराए हैं,
बिना किसी से पैसे लिए हुए, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के दम पे वो काम हो गया हमारा। तो यदि ऐसा कभी सर बना तो मैं करूंगा, जिसमें आप लोगों का सहयोग होगा, हम लोग जरूर उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी से फंड नहीं लेता हूँ। फंड इसलिए लेने में दिक्कत है क्योंकि फिर वो बोलेगा कि भैया इसका ऑडिट कराओ, ये करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो जब हम खर्च करते हैं तो हमें पता नहीं होता है, और फिर बाद में उसका बिल लाओ, ये जीएसटी वाली बिल चाहिए तो ये चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी है, मतलब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है लेकिन वहां पे भी हम बहुत परेशान रहते हैं इन चीजों को लेके। तो मैं इसमें कहने में तो ये मेरी साफगोई है कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मौका मिलेगा तो सर मैं जरूर कराऊंगा, ऑफलाइन कराऊंगा, और आप लोगों को इनवाइट भी करूंगा, और हम कोशिश ये वैसे भी सर, अब जब से ये ऑनलाइन का ऑप्शन सरकार को भी समझ में आया है जी, वो फंड रिलीज करने में भी बहुत उनके नखरे हो गए हैं। अब उनको लगता है कि ऑनलाइन करा लो, सबसे अच्छा तो तरीका है तुम्हारे पास। सही बात। अभी सर मुश्किल भी होती है, अब आप ये जस्टिफाई करना मुश्किल है कि आप ऑफलाइन क्यों कराना चाहते हैं। हाँ, ऑफलाइन क्यों कराना चाहते हैं जब लोग अवेलेबल हैं, और ऐसा क्यों है। अभी हमारे यहाँ एक सेमिनार के लिए हुआ, उसमें जो कुछ बाहर से बुलाना चाहते थे, तो लेकिन उसका परमिशन नहीं मिला कि भाई उतना पैसा कौन देगा, फ्लाइट का किराया, ये वो सारी चीजें। तो मतलब वही तो ये कोरोना ने अरबों, मुझे लगता है कि करोड़ों अरबों रुपए का टीएडीए फंड बचा लिया देखिए सर, मैं बताऊं कि यही एक विडंबना है भारत में कि हम देखिए, सेमिनार को दो प्रकार के सेमिनार होते हैं सर। एक होता है खाना पूर्ति के लिए, जो मतलब मैक्सिमम ऐसे होते हैं, और जैसे मान लीजिए जब हम लोग, जैसे मैं अपने को नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी कहूंगा कि कुछ ऐसे सेमिनार भी होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं, गंभीर विषयों को हम लोग टच करते हैं और उन मुद्दों पे बात होती है। तो तब लगता है कि यार हाँ, फंड मिलना चाहिए और सही होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं उसका मिसयूज भी होता है। मतलब मैंने देखा, ऐसे भी सेमिनार देखे हैं सर, एक बंदे को बुला लिया सवेरे, मतलब इनॉग्रल सेशन में एक बड़े आदमी को बुला लिया और बाकी सब लोकल आ गए, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, जिसको जो मन आया पेपर पढ़ के चला गया, हो गया सेमिनार। शाम उद्घाटन हुआ, समापन हुआ, लोग खाना खाए, नाश्ता किए, चले गए मतलब सेमिनार का मतलब ये हो गया। तो शायद सरकार कहीं किसी जगह पे ये भी देखती है कि यार इसमें बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, अब जो सेमिनार हो रहे हैं सर, उसकी प्रकृति दूसरी है। जहां पे फंड मिल रहे हैं तो उसके टॉपिक आपको दूसरे लेने पड़ेंगे, फिर दूसरे तरह के टॉपिक है जो सर, जिसके साथ अब ज्ञान परंपरा पे आप चाहूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अभी भारतीय ज्ञान परंपरा पे मैं ले लूं तो मुझे पैसा मिल जाएगा। मैं अभी कहूं राष्ट्रवाद और तमाम उन चीजों को लेके, कई चीजों को लेके बात करूं तो फिर उस पे पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि उन मुद्दों का, ज्ञान परंपरा का, हम एक ही बात करते हैं कि हमारे पास सब कुछ था। तो भाई क्या ऐसा हो गया, क्या कमी थी, या कुछ ना कुछ तो कमी थी हमारी कि हम लोग सब भूल गए। आप एकदम से मतलब इतना साइंस में आगे थे, मैथमेटिक्स आपका इतना तेज था, तो कोई गला तो आपका बंद नहीं किया था, आपका मुंह तो नहीं दबाया था कि आपके नॉलेज के लिए तो आपको किसी ने रोका नहीं था। आप आरोप लगा देते हैं किसी कम्युनिटी पे कि वो आए और फिर हमारा पूरा साइंस खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमने अपने नॉलेज को शेयर नहीं किया, उस लेवल पे नहीं किया जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था। यदि किया जाता तो एक आर्यभट्ट हमारे यहाँ नहीं होता, हजारों आर्यभट्ट होते। एक बराह मिहिर नहीं होते, कई बराह मिहिर होते। यानी हमने नॉलेज को उस प्रॉपर तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया, या लोगों में वो चेतना नहीं जगाई, ये हमारी कमी रह गई मुझे लगता है। लेकिन तो ये सारी चीजें हैं सर। ज्ञान परंपरा को लेकर सर मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेक्चर सुने भी हैं। लास्ट में वही गोल गोल घूम के वही पुरानी बातें, और कि इसमें हमारे वेद में ये है, पुराण में ये है, उपनिषद में है, मैं इनकार नहीं करता हूँ। हमारे वो बहुत पवित्र ग्रंथ हैं, बहुत उसमें सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये वाली बात। मैं तो इन्हीं लोगों से पूछता हूँ, ज्ञान परंपरा के जो लोग हैं, तो कहता हूँ कि एक तरफ कहते हो वसुधैव कुटुंबकम, और फिर कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। यार हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बुद्धिस्ट क्या करेगा, जैन क्या करेगा, सिख क्या करेगा, ईसाई क्या करेगा, क्रिश्चियन, मुसलमान को तो चलिए ठीक है, आपके लिए एकदम अलग ही आप उसकी परिभाषा रखे हो, लेकिन बाकी जो छोटी छोटी कम्युनिटियां हैं, क्या आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? जब आप कहते हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आप सिखों के बारे में बताइए। ऐसे ही खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जैसे ही आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो द्रविड़िस्तान की बात होगी। तमिलनाडु अपने आप में अलग आपके लिए खतरा है। आपने हिंदी लगाने के लिए बात की, देखिए फिर वो बोले कि हम
आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको रोल बैक करना पड़ा। तो कहने की बात ये है कि हम यूरोपियन नेशन नहीं है कि एक लैंग्वेज, एक रंग के लोग, एक जाति के लोग नहीं है। हम लोग डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्सिटी हमारी खूब। कल अरविंद कुमार सर ने शुरुआत यहीं से की थी, डाइवर्सिटी से। तो कि हम लोग डाइवर्स कल्चर का भी देखिए, हम लोग 25, 30, 40 लोग जो जुड़े हुए हैं, हम लोग की अपने अलग अलग विचारधारा है, हम लोग अलग अलग इसको मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बड़ी खूबसूरती ये है कि हम लोग कॉमन जो चीज है उसको लेकर बात करते हैं। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि श्रीवास्तव जी घर में कौन से भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि श्रीवास्तव जी मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार मुझसे करते हैं उसका ही वो व्यवहार उनको प्राप्त होगा। तो ये ऐसा ही कुछ हमारा होगा। जैसे राजू वाघ जी महाराष्ट्र से हैं, तो इनके साथ मेरी जो बॉन्डिंग है, ये बिना इसके कि जाति के, किस धर्म के हैं, किस भगवान को मानते हैं, हमारी दोस्ती एक मानवता के नाते है, एक इंसानियत के नाते है, और हमारी कॉमन कुछ अच्छी बातें होती है, उससे बात हो जाती है। तो ये जब सर हम लोग कट्टरता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्रवाद और इस प्रकार की बातें, तब कहीं ना कहीं मतलब अंदर से आदमी लगता है कि यार हम लोग हल्की बातें कर रहे हैं। तो फिर लगता है, फिर वो कोप्त होता है कि यार ज्ञान परंपरा का मतलब हम लोग या तो ज्ञान को सही से ले नहीं रहे हैं, ये जानबूझ के हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे जो वेदों में जो बातें की गई हैं, कहीं भी छोटी बातें नहीं की गई, बड़ा उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन उन पर्सपेक्टिव को आज के तौर पे हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कहते हैं, तो फिर उस बात को तो हमको माने, तो फिर हमारा कोई जाति का भेद नहीं होना चाहिए, वर्ग का भेद नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये है ना सर कि समुद्र बहुत बड़ा भी हो तो पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही तो सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सर मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि क्या होता है, मैं दिल्ली में गया था एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए, ऑफलाइन था, कोविड के पहले की बात है। जी जी। तो वहां पे जब मैंने सावित्रीबाई फुले पे मैंने मेरा सेमिनार रखा, वहां पे कोशिश की। तो सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन उनका जो एक्चुअल कार्य है, मुक्ता साळवे उनकी पहली स्टूडेंट थी। तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए महाराष्ट्र के जो फ्रीडम फाइटर है, जो लोग है, उनका थोड़ा सा परिचय अदर जो स्टेट है उनके लोगों को थोड़ा हो। उनके जैसे एमपी के जो फ्रीडम फाइटर है जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी नहीं है। यूपी के है, हर एक स्टेट में हुए हैं ये लोग। तो इसीलिए क्या होगा कि जब मिलेंगे तब उनकी भी बात होगी, हमारी भी बात होगी, अपना भी कल्चर, अपने बारे में भी उनको मालूम होगा, उनके बारे में भी अपने को मालूम होगा। ये सब बातें फिजिकल जब मिलेंगे अपन तब सारी बातें होंगी। अभी आपने कहा कि कौन किसके घर में क्या, वो बात ही नहीं है, क्योंकि अपन सर हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो अपने को वो करना भी नहीं है, कभी करते भी नहीं है और करना भी नहीं। हाँ, वही बात को सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो ब्रॉडर जो चीज है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग मतलब ये फर्क ही नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ से हैं, क्या है, क्योंकि हम लोग कॉमन व्यूज को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, खूबसूरती भारत की ये है कि हमारे विचारों में, देखिए, यदि मैं भारत को कहता हूँ कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है इसलिए, और या विश्व गुरु कहते हैं जो लोग, मेरी विश्व गुरु की परिभाषा दूसरी है, क्योंकि भारत विचारों से बहुत डेमोक्रेटिक रहा। क्योंकि यदि डेमोक्रेटिक नहीं होता तो बुद्ध नहीं होते, महावीर नहीं होते, कबीर नहीं होते और गुरु नानक नहीं होते, क्योंकि यही वो धरती है जहां से अलग अलग पंथ के लोग, अलग अलग विचार के लोग निकले, और एक विचार के खिलाफ दूसरे विचार खड़ा हुआ, और मतलब उसमें कह सकते हैं शास्त्रार्थ कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ तक कि चारवाक, हाँ, यहाँ तक कि चारवाक, जी, हम चारवाक के दर्शन को भी देखते हैं, और इधर हम कपिल के सांख्य दर्शन को भी देखते हैं, योग को भी देखते हैं, मतलब तमाम वो दर्शन है, अद्वैत है। तो ऐसे सर यही भारत की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी के साथ जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, ऑफिशियल डेमोक्रेसी तो हम लोग को 1950 के बाद हम लोग को देखते हैं, मतलब समझ में आता है, लेकिन जो हमारे विचारों में जो डेमोक्रेसी थी, मतलब आप सोचिए ना, कबीर के पास कितनी ताकत थी उस समय। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि उस समय के राजा ने उनको बैंड नहीं किया, या तो मुस्लिम राजा ने बैंड नहीं किया, या हिंदू राजा ने बैंड नहीं किया, कि भाई काकर पाथर जोड़ के ताचड़े मुल्ला भाग दे, और फिर क्या है, एक और है, मतलब उसका मतलब मैं भूल जाता हूँ, वो हिंदू, क्या बहरा हुआ खुदा है, हाँ, बहरा हुआ खुदा है, ताचड़े मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कहने का अर्थ ये है कि जितना क्रिटिकल कबीर है हिंदुओं और मुसलमानों के जो सो कॉल्ड
नैरो जो वॉल्स है उसके लिए, इवन जाति को लेके वो बहुत क्रिटिकल हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत विचारों से डेमोक्रेटिक रहा है, हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है कि कभी हम लोगों ने किसी की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं हुआ, किसी सत्ता के द्वारा दबाने का प्रयास नहीं हुआ। और ये इस खूबसूरती को आज भी हम बचा के रख सकते हैं, बस हम अपने दिमाग में कट्टरता को ना रखें। मतलब जो कट्टरता है, जो विचारों में जो मतलब मैं सोचता हूँ कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और आज के समय में जो खतरे हैं सर, मैं ये देखता हूँ, जब दुनिया में राष्ट्रवाद हावी होता है तो उसके खतरे दूसरे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद नैरो वॉल्स में जाता है, एक भाषा, एक रंग, एक जाति, एक धर्म। ये जो नेशनलिज्म की जो परिभाषा है, ये सर यूरोपियन परिभाषा है। भारतीय परिभाषा में, भारत में ये फिट नहीं होता है। लेकिन हम अभी जो परिस्थितियां हैं वो उसी तरफ ले जाने के लिए बात करती हैं कि हमारा एक धर्म हो जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे होगा भाई? हमारे हिंदुओं के बीच ही इतने सारे पंथ हैं कि पूछिए नहीं। जैसा मैंने आप लोगों से, जो लोग बाद में जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि आज का ये पहला सेशन हमारा अभी नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अटेंडेंस कल हुआ था आप लोगों का? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? आज भी अभी नहीं खुला है? नहीं, अभी तो मैंने देखा नहीं सर, पर कल वाला नहीं हो पाया है। कल की लिंक चालू, आज का चालू सर अटेंडेंस अभी चालू है, तो अभी फिल कर दीजिए, अटेंडेंस फिल कर दीजिए। और कल का मैंने अभी, और सर कल का फीडबैक जमा कर दिया था आप लोगों ने? हाँ कर दिया। हाँ फीडबैक जमा कर दिया सर। मैं ये चिंता इसलिए करता हूँ क्योंकि लास्ट में क्या होगा, अंतिम दिन बोलेंगे कि सर हमारा सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ, तब मेरे लिए हेडेक हो जाता है कि फिर उनको बोलना पड़ता है। इसलिए फीडबैक जरूर कर दीजिए। पंकज सर जी हाँ सर, को कल सेकंड सेशन का अटेंडेंस नहीं ओपन हो गया। चलिए हम लोग, मैं संतोष से बात कर लूंगा, संतोष जी हैं HRDC के, तो उनसे बात कर लेंगे हम। सर परसों की अटेंडेंस और कल सुबह की अटेंडेंस के साथ मिला करके उसे मान लिया जाए और क्या किया जा सकता है? हाँ वही कुछ किया जाएगा, क्यों उनसे बात करना पड़ेगा। अभी ऑन है ना, अभी तो ओपन है ना। चलिए ठीक, आज का देख लीजिएगा कि सवेरे का और शाम का हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक सर हो रहा है सर। अच्छा, मैं अभी ये जो सेशन है हमारा, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ अभी इसमें 2-4 साथी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि हमारा माइक्रो टीचिंग का हिस्सा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग विचारों से ही आपस में बात कर लें। जैसे वर्षा मैडम है, अमित ताम्रकार जी बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारे श्रीवास्तव सर की तो बात ही नहीं अलग ही है, किशोर गढ़वे सर हैं, ये लोग हैं, सचिन तनाले सर हैं, है ना। तो जो लोग, सर जी अभी हमारे पास अवसर है, तो क्यों ना हम आपकी बात सुने गांधी जी पर। सर इतनी बात यूट्यूब चैनल पर सही बात है, सुनना और अभी सुनना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ अमित जी हैं, अमित जी से नमस्कार। अमित जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे मैडम अभी पर्दे के पीछे के जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, खासकर महिलाओं के योगदान के बारे में मैडम बात कर रही थी। सर इसमें एक प्रश्न मेरा ये भी है कि सर जो पर्दे के सामने रहे, जिन्होंने काम किया, देश उनको भूल गया। उसमें हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, और भूल तो गया ही सर, आजादी के बाद देश ने, राज्यों की सरकारों ने, भारत सरकार ने उनके साथ कैसा सलूक किया, इसका जीता जागता उदाहरण सर बटुकेश्वर दत्त है। भगत सिंह जिनको अपना हीरो मानते थे, अपना भाई मानते थे, आजादी के बाद सर उनको सिगरेट की कंपनी में एजेंट बनना पड़ा, बिस्कुट का कारखाना खोलना पड़ा, जो कि बाद में बंद करना पड़ा आर्थिक समस्याओं के चलते। उनकी बेटियों का विवाह नहीं हो पाया, और लास्ट में उनकी ये स्थिति हुई कि सर उनको टीबी की बीमारी भी हुई। वो ठीक होने के बाद
उनकी हालत स्थिति काफी बिगड़ जाने के बाद पंजाब जब किसी पत्रकार ने न्यूज में दिया तो पंजाब सरकार एक्टिव हुई और बिहार सरकार को उन्होंने लेटर लिखा कि इनके इलाज के लिए पंजाब सरकार 1,000 रुपए देती है। फिर वो जब उनका इलाज शुरू हुआ तब उनको पंजाब दिल्ली एम्स लाया गया। जब वहां उनको इलाज वगैरह शुरू हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला कैंसर है। तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं उस देश के जो दिल्ली में आया हूँ जहां पर मैंने बम फेंका था संसद भवन में, और आज मैं स्ट्रेचर पर लाया गया हूँ उसी दिल्ली में। तो ये स्थिति हुई है सर। और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको आजादी के बाद भी जेलों में रहना पड़ा, और कईयों के साथ सर नाम तो बहुत सारे हैं कि जमीन जायदाद की कुर्की कर दी गई, बहुत सारे सर। तो उन पर भी सर करना चाहिए एक रिफ्रेशर या शॉर्ट टर्म कोर्स या जो आपको लगे सर। सर इसको एक्चुअली रिफ्रेशर और शॉर्ट टर्म के साथ प्रॉब्लम ये आती है सर कि उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के भी लोग होते हैं। कई बार हम लोग इसको सेमिनार के रूप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका सुझाव अनसंग हीरोज पे हम लोग कर सकते हैं कि रिविजिटिंग अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया, ऐसा कर सकते हैं। तो अनसंग हीरोज में हम उन महिलाओं को भी ला सकते हैं सर। अनसंग हीरोज मैडम कह रही थी, वर्षा मैडम कह रही थी, और आप जो कह रहे हैं अमित जी, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं, अभी भी हैं, जिनके बारे में बहुत बात नहीं होती है, जो होनी चाहिए। तो ये हम लोग कर सकते हैं, और इसको क्या मतलब, और समय मिलेगा तो, और ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल हम लोग जल्दी ही करेंगे इसको। जी जी सर, वही कह रहे हैं, अनसंग हीरोज तो बहुत बात की बात है, जिन्होंने फ्रंट पे रहकर काम किया, हम उनके ही बारे में सर बात कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, अनसंग हीरोज का मतलब ये है कि इनके बारे में, ये फ्रंट पे थे, लेकिन देखिए आज भगत सिंह की बात होती है, लोग गाड़ियों के पीछे पोस्टर भी लगा लेते हैं भगत सिंह का, और कैंडल मार्च भी कर लेंगे भगत सिंह के लिए, खूब ये होगा, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को कोई नहीं बोलता। आपने जो सवाल, अशफाकुल्ला के लिए कोई नहीं बोलता, राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कोई नहीं बोलता। हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं कई बार फ्रीडम फाइटर्स में भी, कि इसको याद कर लो, इसको छोड़ दो। जतिन दास को हम लोग नहीं बोलते, जो 63 दिन जो उपवास रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। सच आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बात है। सवाल ये है, मैं बता रहा हूं कि इस देश में, मैं बार बार कहता हूं, मैं तो चलिए ठीक है, मेरे ऊपर लोग आरोप लगा सकते हैं कि ये गांधीयन लेके बात करते हैं, लेकिन मैं उन सारे लोगों को जो तथाकथित जो कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, मैं उन पे भी प्रश्न खड़ा करता हूं कि कभी ये लोग प्रयास नहीं करते। लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, और वर्षा मैडम और आपकी दोनों की बातों को मैं स्वीकार करता हूं, और मैं ये भी कोशिश करूंगा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में जरूर किसी न किसी रूप में, चाहे सेमिनार हो, चाहे वेबिनार हो, यदि फंड की दिक्कत हुई तो वेबिनार करूंगा, और कुछ पैसा मिल गया या कुछ मैंने अरेंज हो गया तो मैं जरूर उसको सेमिनार के रूप में ऑफलाइन करूंगा, या हाइब्रिड मोड पे भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें जैसा कि हमने MPIP में किया था। बिल्कुल जी मैडम। हाँ जी बोलिए। सर मेरा नाम मंगला है, मैं जलगांव से हूँ, नूतन मराठा कॉलेज से। लास्ट टाइम सर आपका जो एक मतलब ऑनलाइन वो भी अच्छा था सर, जो ऑर्गेनाइजेशन किया था प्रोग्राम, और मैं अभी 3 दिन से जुड़ी हूँ सर। तो ये एक मतलब एक शेयर करना चाहूंगी कि जो प्रोग्राम प्लानिंग है सर बहुत अच्छी है। कल मतलब रविंद्र सर जी को मैं सुन रही थी जी। सो सर ने जिस तरीके से सर एक्सप्लेन किया है सारे व्यूज अबाउट गांधी एंड हिज जो भी है कि ही वाज इन साउथ अफ्रीका, सो वो भी बहुत अच्छा लगा। कल मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ बात करूं, लेकिन कल बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने भी नहीं किया। लेकिन जो आज वर्षा ने पॉइंट शेयर किया है, सिमिलर आई वांट टू से, आपने जैसे आंसर दिया कि सच में सर ऐसा कुछ सेशन होना चाहिए, लक्ष्मीबाई तिलक हो, रमाबाई रानडे हो, मतलब आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो कस्तूरबा गांधी सबको हमने पढ़ा है, MK गांधी के जो 6-7 वैल्यूम है उनका मैंने रीडिंग किया है सर। तो वहां पे कस्तूरबा गांधी का कॉन्टेक्स्ट आया है
मतलब बताने में खुशी हो रही है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे उन्होंने है उनका मेंशन किया है कि हर कंट्रीब्यूशन विद गांधी और अपने नेशन मेकिंग में, तो ये भी पॉइंट अच्छा लगा है सर। तो ऐसा एक ऑनलाइन मोड पे हो या ऑफलाइन में मोड पे होगा, आई एम नॉट सेइंग कि फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हमारे नेशन मेकिंग में मतलब मैन कंट्रीब्यूशन रहा है तो वुमेन कंट्रीब्यूशन भी रहा है, ये मुझे बताना मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने बता दिया सर। बाकी आपके यहाँ पे जो भी आपने सेशन रखे हैं, गेस्ट लेक्चर्स है, दे आर आउटस्टैंडिंग सर। उनका बहुत इंफॉर्मेटिव इनोवेटिव जो इंफॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म है बहुत अच्छा है सर। दैट्स लाइक, थैंक यू सर। जी, थैंक यू मंगला मैम। आप कहाँ से हैं मैम? मैं सर नूतन मराठा में जो कॉलेज है जलगांव में, अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, प्रोग्राम किया था अरेंज एक साथ में। जी जी। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा था, मतलब इन कोलैबोरेशन विद सागर यूनिवर्सिटी किया सहारे सिंगौर से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैंने वो भी देखा था, और अभी जब बीइंग मतलब हमारा 3rd डे होगा तो अच्छा लगा सर। जी। हाँ, थैंक यू। चलिए चलिए मंगला मैम, बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज को जान के। और आप जो कह रही हैं, जैसे अभी देखिए, ये बात सही है कि वर्षा मैडम जिनकी अमित जी ने बात की और आप जो कह रही हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, और हम लोग इसको कोशिश करेंगे। जैसे चूंकि एक बात और भी है मैम कि जैसे आप लोगों ने आइडिया वाली बात भी है, मेरे पास भी रहता है, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं उस कारण से। अच्छा, कोर्स की भी अपनी एक लिमिटेशंस थी, इस कारण से मैं उस पर नहीं कर पाया। और एक और चीज होती है कि रिसोर्स पर्सन की अवेलेबिलिटी, कि कितना आसानी से मिल जाए और टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं कई लोगों से बात करता हूं तो तैयार नहीं हो पाते हैं किसी नए टॉपिक को लेके बात करना। क्योंकि आजकल समस्या ये भी है ना कि आप किसी को टॉपिक नया देंगे तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। और मैंने ये पाया है कि मेन स्ट्रीम में तो बात करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जो ऐसे लोग जिनको जो हम लोग नहीं जनरली याद करते हैं, तो इसके लिए मुझे एक लंबा प्लान करके कोशिश करूंगा कि मैं यदि सेमिनार के रूप में नहीं कर पाया तो वेबिनार तो मैं कर लूंगा ऑनलाइन, और आप लोगों को मैं सूचित भी करूंगा। और यदि आप लोग जुड़ सके तो और अच्छी बात होगी। और यदि मुझे ऐसा लगा मैम, मैं पिछले साल भी एक कोर्स करा रहा था, तो उस समय भी मैंने अपने साथियों से कहा था, यदि आप मुझे सहयोग करेंगे तो एक मिनिमम हम रजिस्ट्रेशन का अमाउंट रखेंगे, क्योंकि जो रिसोर्स पर्सन होता है उसको कुछ हमको पेमेंट करना होता है। तो अभी तो MMTTC पेमेंट कर रहा है, क्योंकि UGC से स्पॉन्सर्ड है, तो उसका एक अपना पैसा है, वो लोग पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम कोई सेमिनार या वेबिनार करते हैं तो हमारी समस्या आती है फंड की। तो यदि हम एक छोटा रजिस्ट्रेशन अमाउंट रखें, बहुत मिनिमम रखें, मतलब हार्डली मेरे को लगता है कि मैं 300-500 के बीच के अंदर की अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इतना भी रख ले, और हम 1 दिन का या 2 दिन का वेबिनार कर लें, तो मैं कम से कम मतलब 4 से लेके 6 वक्ता, 6, 7, 8 वक्ता हम ले आ सकते हैं, या हम ज्यादा भी ला सकते हैं। हम ड्यूरेशन कम कर दें और उन पे बात करने के लिए हम ज्यादा वक्ता भी लेके आ सकते हैं, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा मैंने पहले किया था। हाँ जी सर, मैं तो समटाइम्स स्टूडेंट से ऐसे मुझे मतलब ऐसे मतलब बैक क्वेश्चन आते हैं सर, जैसे कि वो कुछ भी मतलब ये ऐसा हुआ था, फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में क्या हुआ, फिर इवन अगर कोई वॉर हिस्ट्री भी पढ़ा दिया है तो वो बोलते हैं मैम उनको दे आर सीइंग एक्शन वैक्शन मूवीज, तो उसमें वर्ल्ड वॉर की ऐसे मैम उनका क्या हुआ बाद में, वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अगर मैम यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज के, तो मैम वहाँ पे शिवाजी महाराज ने यहाँ पे हिंदवी महाराष्ट्र स्वराज मतलब जो है हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, उसके बाद में उनका क्या हुआ, ऐसे मतलब इतने आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन आते हैं सर। अभी जैसे बोला जाता है ना कि सारी पीढ़ी इसमें व्हाट्सएप में थी, लेकिन आई एम टीचिंग व्हाइल आई एम टीचिंग इन क्लासरूम सर, सो आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस, और आई एम मतलब हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी कि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन करे, दे आर एनकरेजिंग अस टू अस गलती को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं। मैं इवन क्लासरूम में जब बात करता हूँ, कभी कुछ बात करता हूँ, तो बच्चे एकदम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, कभी कभी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं, तो तब बड़ा ये होता है और अच्छा लगता है कि बच्चे जागरूक हैं और उन चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन अब समस्या 2 प्रकार की है मैम, जैसे हम लोग कहें ना कि टीचर्स में भी, बच्चों में भी और पूरी आबादी में भी 2 प्रकार की के लोग हैं। एक तो वो उस धारा में है जो जैसे जो हवा चल रही है उसके साथ बह जा रहे हैं,
जिस और हवा के साथ, मतलब जैसे जब पानी जैसे बहते हैं ना, नदी में पानी बहते, एक होता है नदी के पानी के साथ आप तैरना होगा तो आसान होगा, आपका स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन जब आप उसके अपोजिट चलेंगे तो वो कम होगा। तो ऐसे लोग कम है जो विचार करते हैं, सोचते हैं, और जो आप जो कह रहे हैं क्वेश्चन करने वाले बच्चे, तो लेकिन ये अच्छी बात है मैम, और ये पॉजिटिव है कि यदि बच्चे क्वेश्चन क्रिटिकल कर रहे हैं, मतलब हमारा जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, वो मतलब बहुत हमारा मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि जब बच्चों में रीजनिंग हो, बच्चों में जो क्वेश्चन, जो हम लोग कहते हैं हिस्ट्री में एक टॉपिक है कॉजेशन इन हिस्ट्री, जब वो कारण पूछता है, हर चीज के पीछे पूछता है, कारण पूछता है, मतलब उसके अंदर एक लॉजिकल माइंड है। और मैं इसको मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यदि इस प्रकार की पीढ़ी हमारी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे टीचर डरते हैं, मतलब मैं बताऊं आप, इसको मैं बहुत खराब तरीके से बोल रहा हूं कि बेसिकली वो बहुत परेशान होते हैं कि मतलब टीचर क्लासरूम में बोलने नहीं देंगे बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्हें भय है कि उनके प्रश्न का क्या वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं। तो एक अजीब सा ऑरा बना के रखते हैं, एक अजीब सा वो बना के रखते हैं कि बच्चा प्रश्न ही ना कर पाए, इतना उनको बच्चे को डरा दो। तो ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक है। मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूं बच्चों को कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जी। हाँ, तो ये चीज, जैसे मैं बच्चों को एक चीज, मैम आपको आज मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात करता हूँ। जैसे हम लोगों को बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, है ना, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में इस बात को लेके हमेशा से क्वेश्चन रहा कि कैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्या प्रमाण थे। तो आपने क्या बोल दिया कि नहीं वहां पे महिलाओं के चित्र मिले हैं, सील्स जो मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, जो बर्तन में उनके चित्र मिले हैं। मैं बोला ये तो कोई प्रमाण नहीं है। आज यदि हमारे घरों में यदि करें, भारत में यदि हम लोग यदि मान लीजिए देखेंगे तो हर घर में वो दुर्गा और काली और सरस्वती आपको मिल जाएंगी, लक्ष्मी जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा समाज मातृसत्तात्मक है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप ऐसा लिखिए कि सम हिस्टोरियन सेज, ऐसा कहते हैं, है ना, या ये बात लिखिए। आप ये मत लिखिए कि ऐसा ही था, कि मैट्रियार्कल सोसाइटी ही था। आप कभी भी उस लाइन को उस तरीके से मत लिखिए कि ऐसा ही था। जैसा हम लोग कहते हैं एक सातवाहन डायनेस्टी है, बोले कि उसमें मम्मी का नाम पहले लिखते थे, गौतमी पुत्र, है ना, तो वो बोले कि वो मातृ, ऐसा नहीं है, वो सिंबॉलिक है। इसको आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि सिर्फ माँ का नाम मैं लिख दूं तो इसके मतलब ये हो गया। हमारे यहाँ पे हम लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा करते हैं, और घर में महिला के साथ क्या व्यवहार करते हैं। समाज में लड़कियों के साथ हम कैसा कर रहे हैं। समाज में लड़कों के नियम अलग हैं, लड़कियों के नियम अलग हैं। हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहाँ पे लड़कियों के हॉस्टल का नियम है कि 7 बजे के बाद उनको अलाउ नहीं है, लड़कों के लिए रात भर खुला हुआ है। तो हाँ, आप समाज में दोहरापन तो हमको दिखता है ना, समाज में तो हमको दोहरापन दिखता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जैसा पढ़ाया गया है उससे थोड़ा सा हमको, अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि अकबर को लेके हम लोग खूब कहते हैं कि अकबर मुसलमान था, आक्रमणकारी था और ये था। अरे भैया, तो अकबर आक्रमणकारी था और वो महाराणा प्रताप के ऊपर हमला करता है, रानी दुर्गावती पे करता है। राजा अशोक तो यही भारत के थे और कलिंग पे हमला कर रहे हैं। जो समुद्रगुप्त था वो भारत का ही था ना, और दक्षिण भारत के राजाओं को जीत रहा है, उनको हरा रहा है। तो आप एक राजा का जो चरित्र है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, राजा का चरित्र एक ही है, अपने राज्य का विस्तार करना, अपने ओपोनेंट को हराना, चाहे वो अशोक हो चाहे अकबर हो। तो हम ऐसे कैसे सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ाते समय यदि हम सेकुलर नहीं होंगे, वहां पे भी हम बायस होके चलेंगे कि ये हिंदू था और मुसलमान था, तो बहुत खराब स्थिति। मैं कभी कभी ये भी कहता हूं बच्चों से कि अंग्रेजों का आना, कभी कभी हम लोग अंग्रेजों को खूब कोसते हैं, लेकिन आप उसको दूसरा पर्सपेक्टिव देखिए, अंग्रेज नहीं आते तो आज हम लोग हो सकते छोटे छोटे रजवाड़े में होते। हम लोग रजवाड़े में होते, शायद इसमें होते। तो कई बार हम उन चीजों को, इतिहास में कोई किंतु परंतु नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं देयर इज नो इफ एंड बट इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इतिहास में जैसा जो घटना हो चुकी है उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। तो अंग्रेज आए, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए, कुछ खराब परिणाम भी हुए। खराब परिणाम ये हुआ कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता का नकल करने लगे, हमारा शोषण हुआ, तमाम चीज हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको व्यवस्थित करके भी गए, आपको कुछ सिखा के भी गए आपको। शायद हमें एक देश उन्होंने ही बनाया, अदरवाइज हम तो फिर महाराष्ट्र, पंजाब ऐसे ही होते। हाँ,
मतलब हम लोग देखिए राष्ट्र का एक स्वरूप था, लेकिन उसको एक जैसे आज के जो मॉडर्न फॉर्म में हम देख रहे हैं तो उसमें है। ठीक है, अंग्रेजों के आने के बहुत सारे नुकसान है, मैं कहता हूँ 90% नुकसान है, लेकिन 10% आपको कुछ चीजें हैं। आज भी मैं बताऊं कि राष्ट्रवादी सरकारें हैं भारत में, आपने राष्ट्रवादी सिर्फ आप बिल्डिंग के नाम बदल रहे हो और कर क्या रहे हो, रास्ते का नाम बदल दे रहे हो। आप क्या जुडिशरी को चेंज किया? जो 1861 का आईपीसी, सीआरपीसी और ये है, उसको आपने बदला क्या? नहीं। आपका पुलिस मैनुअल वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था। जो सीबीआई जो है, सीआईडी है, बहुत सारी चीजें हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही है जो अंग्रेजों ने दिया था आपको। आपने नया क्या किया है? रेलवे जो है वो बना के गए थे, उनकी जो बिल्डिंग का था, आज आपके रेलवे के पुल गिर जाते हैं, अंग्रेजों को बनाए आज भी चल रहे हैं। तो करप्ट कौन हुआ? करप्ट तो हम हुए ना। आजाद भारत में जो करप्शन हुआ है, अंग्रेजों ने जितना लूटा है उतने उससे ज्यादा आजाद भारत में हमारे अपने हिंदू भारतीय ने लूटा है देश को। और मैं इसको पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि जितना उन लोगों ने 90 साल में लूटा, हमने 75 साल में लूट के बराबर कर दिया। और कोई पार्टी में इसमें ज्यादा शायद सर वो तो पराए थे, उनसे हम शिकायत नहीं कर सकते। उनका काम ही था, वो आए ही इसलिए थे कि वहां यहाँ से संपत्ति ले जा सके। पर हम तो यही के हैं, हम कहते हैं कि हम हमारी जनता के लिए हैं, फिर भी अगर हम ऐसे करते हैं तो इट्स नॉट गुड। हाँ, ये जस्टिस नहीं है। आप सोच के देखिए मैम, आज गांधी, जिसमें गांधी को बोलता हूँ ना, तो गांधी का ये सपना नहीं था कि हमारा जो पंचायती राज आज जो है वो ऐसा नहीं। आज पंचायत का चुनाव लड़ना कितना कठिन है, आप बताइए। गांधी तो कल्पना नहीं किए थे कि एक पंचायत के चुनाव में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, करोड़ों से। हाँ, करोड़ों हो जाते हैं। मतलब और एक जो कॉर्पोरेटर के चुनाव में कितना पैसा खर्चा हो जाता है। मतलब गांधी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यार मेरा आजाद भारत ऐसा होगा, इतना करप्ट भारत होगा। उनको ये पता ही नहीं था। गांधी को तो पहला झटका तब लगा जब हमारे हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे और आजादी मिलने की बात आई 46 से, तो गांधी बहुत दुखी हुए। गांधी कहते थे पहले कि मैं 125 साल जीना चाहता हूँ, लेकिन जब दंगे और ये सब चीजें देखे तो बोले यार मैं जो बर्थडे मनाया उन्होंने 2 अक्टूबर 1947 को, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी इच्छा नहीं है। पहले मैं कहता था कि मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। पाणी का शेलर, मग तूच आता फोन केला होतास ना 1 मिनिटापूर्वी? बा ठीक है। तो इस तरीके से हम कई चीजें एक मेरा सवाल और भी है जी सर। हम जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं जी, जो मैंने पढ़ी है, हम ये पढ़ाते हैं कि हमने आजादी कैसे पाई जी। और मुझे लगता है ये मैंने कहा कि हम गुलाम कैसे हुए। गांधी इस बात को हिंद स्वराज में कहते हैं मैडम कि हमको कोई गुलाम बना नहीं सकता था। हिंद स्वराज में ये बात कहते हैं मैडम। मैं बच्चों को बताता हूँ, अपने यहाँ गांधीयन थॉट पढ़ाता हूँ, तो गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों को क्या किसी ताकत, किसी दुनिया की किसी शक्ति में ताकत नहीं थी भारतीयों को गुलाम बनाने की। ये हम भारतीय थे जो हम गुलाम बने। अब मैं उसको एग्जाम्पल से बताऊं मैम, तो मैं इस बात को मैं बच्चों को बताता हूँ कि कोई अंग्रेज आपको गुलाम नहीं बनाता। 150 साल वो व्यापारी के रूप में रहे। हम ही तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कल बताया था कि जब टीपू सुल्तान को अंग्रेज हरा रहे थे, तो पैक्ट में अंग्रेजों का साथ कौन दे रहे थे? मराठे दे रहे थे। आप सोच के देखिए ना, हैदराबाद में 2 नवाबों की लड़ाई में एक को फ्रेंच शक्ति सपोर्ट कर रही है, एक को अंग्रेज। मतलब दोनों भाई यदि ये सोच लेते हैं कि यार हमको बाहर वालों को क्यों लेना। आप बंगाल में जो हार हुआ, सिराजुद्दौला और वो जो मीर जाफर वाली कहानी देखते हैं, हर जगह तो आप देखिए ना, हम भारतीय ही थे। और ये तो, और हमारी लेगेसी तो बहुत पुरानी है। मतलब पृथ्वीराज चौहान को जब हम हरा रहे थे तो जयचंद सपोर्ट कर रहे थे। हम लोग तो हमारी वो परंपरा में है। हम लोग देखिए, हम लोग अपनी परंपरा में, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। परंपरा में ये भी रहा है कि अपने ये इतिहास, क्या ये नहीं कि ये इतिहास में बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए, तो शायद फिर कभी गुलामी की नौबत ना आए। और मेरा ख्याल है कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। दो फिजिकली वी आर फ्री। हाँ, कि हम यानी कोई नहीं है हम पर राज करने के लिए, पर मेंटली, इकोनॉमिकली मुझे नहीं लगता कि हम आज भी फ्री हैं। नहीं, देखिए हम मीन्स हम पर प्रभाव किसका है जी। हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम जो बाथिंग सोप यूज करते हैं, वो भी तो हम
किसी और का बताया हुआ ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, जो हमारे फार्मर्स है, वो कौन सा क्रॉप लेते हैं? जो जरूरी है वो लेते हैं, या कोई और हमें बताता है कि ये लेना चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजादी तो हमें अब भी नहीं मिली है। हाँ वही बात है, जैसे उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, मैं गांधी के शब्दों, गांधी आजादी से पहले स्वराज की बात कर रहे थे कि जब तक भारत को स्वराज तब तक नहीं मिलेगा जब तक अंतिम आदमी, जब गरीब आदमी को ये लगने लगे कि ये मेरा देश है, उसको फील आने लगे। आपको बता दूं, एक मजदूर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी है कि मनमोहन सिंह है प्रधानमंत्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता मोदी थे तब भी मेरे, मनमोहन सिंह थे तब भी मेरे को मतलब मजदूरी करनी थी, और मनमोहन सिंह है तभी मुझे करनी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, तो वो लोग ये सब डिबेट करते रहते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है। पंकज सर, हाँ जी सर। हाँ पंकज सर, उसमें अण्णाभाऊ साठे करके हमारे महाराष्ट्र में एक साहित्यिक थे, उन्होंने फकीरा नाम की एक कादम्बरी लिखी थी। अच्छा अच्छा। वो जमाने में वो भीमराव अंबेडकर को बहुत मानते थे, अपना गुरु मानते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक जगह पे कहा है कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अच्छा। हाँ, आजादी के बारे में उनका जो स्टेटमेंट था। जी 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 बिल्कुल। और बाद में उन्होंने भीमराव अंबेडकर का जो प्रभाव उनके ऊपर था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि सांगून गेले मज भीमराव, कि सांगून गेले मज भीमराव, कि जग बदल घालूनी घाव। ये उनके, यानी वो समय भीमराव अंबेडकर के समय में उन्होंने, एक्चुअली अण्णाभाऊ साठे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे सर। अच्छा, और डेढ़ दिन स्कूल में गए थे खाली। अच्छा। लेकिन उन्होंने, अण्णाभाऊ साठे ने जो उस समय अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जो बताया, मजदूर है, किसान है। आजकल जो बात हो रही थी कि गांधी जी ने, अपन जैसे गांधी जी ने उस समय कहा था कि गांव की ओर चलो। आज गांव की कंडीशन क्या है सर? आज गांव की कंडीशन क्या है? गांव में कोई रहना नहीं चाहता है आज, किसानी कोई करना नहीं चाहता है आज। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब आप, क्योंकि अपना जो देश है ये कृषि वाला देश है, कृषि अर्थव्यवस्था के, अपना देश का कना जो है वो कृषि है। तुम हाँ बिल्कुल। तो गूगल से तो रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बिल्कुल। तो उसके लिए कृषि करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बारे में सरकार के जो पैरामीटर्स, मैं आज के सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पक्ष का नहीं हूँ वो, लेकिन आजादी के बाद भी जो पैरामीटर्स और जो लंबी योजनाएं बनानी थी, वो योजना अपन आज तक भी किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में नहीं बना पाए सर। ये अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अमित सर ने उसके बारे में बात की, मुझे बात करना था लेकिन मैं, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था कि मुंह से निकल गया, तो इसीलिए थोड़ी सी बात की आपसे। नहीं अच्छी बात है सर। मैं आपको सही बताऊं कि आजाद भारत में गांधी का जो सपना था ना, गांव के तरफ, ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे तो इसको लेके पंडित नेहरू, अंबेडकर दोनों के दिमाग में ये था कि गांव मतलब पिछड़ापन, गांव मतलब जातिवाद, गांव मतलब गंदगी, गांव मतलब अशिक्षा, गांव मतलब ये। तो गांव एक्चुअल में हमारे जो रियल गांव है ना, ऐसे ही है, अशिक्षित हैं, कोई सुविधा नहीं है, बेरोजगारी है, पढ़ाई नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं। लेकिन गांधी का सपना देखिए, गांधी का सपना पढ़ेंगे ना, तो जब उसमें कहते हैं कि मेरा गांव ऐसा होगा जहां शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, और लोग अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, अपना शासन होगा, अपने लोगों का शासन होगा। तो मैं वही कहता हूँ सर। मैं अभी पिछले लोकसभा के इलेक्शन में, हमारे मेलघाट एरिया है, मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अमरावती में रहता हूँ। मेरी ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी मेलघाट में लगी थी। तो बहुत इंटीरियर एरिया में मैं जाने के लिए 6 घंटे लगे मुझे वहां पे पहुंचने के लिए। एक दिन पहले तो वो गांव देखा सर, एक 200 वोटिंग के लिए 8 किलोमीटर तो पैदल जाना पड़ा। लेकिन जब दूसरे दिन वोटिंग का कार्यक्रम, वोटिंग शुरू हो गया, तो 2 बजे नेताओं और ये लोगों के लोग बराबर पहुंच गए, बराबर पैसे बट गए, बराबर सब बातें बराबर हो गई। एक्चुअली वो गांव में 8 किलोमीटर हम एक कटले पे गए वहां पे सामान लेके इलेक्शन का। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव है कि जो बहुत कोसों दूर है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, मोबाइल का टावर नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। बिल्कुल। तो सर बेसिकली यही हुआ आजाद होने के बाद। इसमें मैं हालांकि कहना होगा तो फिर मैं भी वही भाषा करूंगा, लेकिन आजादी के बाद पंडित नेहरू और आज तक की सरकारों ने मतलब उस प्रकार से नहीं सोचा कि हमको गांव पे काम करना। जैसे आज मैं कहता हूं कि 2014-15 में एक स्लोगन आया कि स्मार्ट सिटी बनेगा और हर शहर को 3,500-4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं कहता हूं कि वो 3,500 एक शहर तो पहले से था,
बना हुआ है यार, उसको स्मार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट विलेज की जरूरत है। आपको संसद भवन तोड़ के दूसरा संसद बनाने की, जिस देश में खाने को नहीं है वहां संसद तोड़ के नया संसद बना रहे हो, जहां प्रधानमंत्री का ऑफिस को तोड़ के नया बना रहे हो। मतलब यार आप संसाधनों का, हमारे यहाँ भोपाल में पूरा मंत्रालय है, सब कुछ अच्छा है, आप जाके देखेंगे सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर 1000 एकड़ में नया बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा बनेगा तो इसका पैसा इनको मिलेगा। आज इतनी फ्लाईओवर, शहर के अंदर फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बना दे रहे हो आप। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, आप किसी शहर में आप जाओगे तो आपको फील होगा कि सड़क, अभी अमित जी हैं वहां नरसिंहपुर में, अब मैं सागर में हूं, हमारे और आपके बीच में हमारा रोड बहुत अच्छा था, लेकिन अब आज चल के देखो, अब वो कहीं अंडरपास, कहीं वो हाई, मतलब क्यों है? तो मेरे दिमाग में ये आता है कि समझ में आता है कि पैसा कैसे बनाया जाए। जब हम टेंडर देंगे सामने वाले को, प्राइवेट पार्टी को, वो वहां से पैसा आएगा, वो अपना काम करेगा, हम तो मतलब पूरा देश को, मतलब जैसे दीमक होता है ना, दीमक की तरह हम लोग चाट रहे हैं। अंग्रेज तो ठीक है लूट के लेके जा रहे हैं, आजकल काम ही इसीलिए किया जाता है कि उससे पैसा कमाया जाए, मैं वही मेन पर्पज है। नागपुर में भी सर अभी जो हालत है वैसी ही है, सेम जैसे आपने कहा है जी। और मैम यहाँ से कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लगता, हेलो नमस्कार सर, तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लगता कि कहीं हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं जब ये सारी सिचुएशंस देखते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसलिए तो दूसरी बात ये है, कल मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये दुनिया को दिखाना भी चाहिए ना। हाँ, अगर ऐसे ही मैं बैठा रहा तो मुझे कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या और कोई समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, वो बात सही है कि मैं कल शाम को यश जो लड़का आया था और उसने जब बात की तो उसने एक बात बहुत की कि आज के समय में गांधी की ज्यादा जरूरत है। गांधी मतलब हम सबको अपने अपने जगह पे खड़े होकर अपने वॉइस को रेज करना कि ये गलत हो रहा है। हम लोग एकेडमिशियन से हम लोग लिखें, मैं कहता हूं कि चलिए हम लोग रोड पे नहीं उतर पा रहे तो हम लिखना शुरू करें ना, हम ऐसे लेख लिखें। क्या जरूरत है कि हम अभी भी अभी भी देखिए, हम लोग अभी भी उस मानसिकता से, वो बोले कि आप लोग महाराष्ट्र में हैं, आप लोग बोलेंगे छत्रपति शिवाजी, बस उन्हीं के गुणगान में हम लोग लगे हुए हैं, या मतलब फलाना ने किया। मैं कहता हूं कि हमको क्यों नहीं हिस्ट्री को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दें, क्यों नहीं हिस्ट्री को हम उस तरीके से बात करें, उन मुद्दों को उठाएं जो हमारे लिए आज इस नेशनल इकोनॉमी के लिए थ्रेट है। तो इन बातों को होनी चाहिए कि भाई ये फ्लाईओवर क्यों जरूरत है, इतने सारे 6 लेन की जरूरत क्यों है, हजारों पेड़ों लाखों पेड़ों को काट के। अभी यहाँ से हमारे यहाँ भोपाल से सागर के बीच में लगभग अराउंड 200 किलोमीटर का ये है हमारा कैपिटल, तो उससे में 4 लेन बनना है। मैं अभी बाई रोड जा रहा था, देखा मतलब इतने पेड़ काटे गए, इतने पेड़ काटे गए, मतलब इसको देख के अंदर से लगता है यार कि क्या हो रहा है। और इसको गवर्नमेंट करा रही है। मजे की बात है कि कराने वाली एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट करा रही है। यानी कि आप पर्यावरण को पूरा, इवन अभी आप लोग सुनते होंगे, हम लोग खूब सोचते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सुरंग बना या वो बना जम्मू कश्मीर में, यार पूरा उसका, या उत्तराखंड में हम सुनते हैं, और उसके बाद फिर देखिए पर्यावरण को हम कितना नुकसान कर रहे हैं। मतलब हम इतिहास के विद्यार्थी जरूर हैं, लेकिन पर्यावरण का भी तो हम देख रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं। आज के डेट में हम डेवलपमेंट के नाम पे कर क्या रहे हैं? सर अभी किशोर गढ़वे सर मेरे से बोल रहे थे गांधी को आप अपने तरीके से बताइए, तो मैं सर कहता हूँ गांधी को सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में मत जोड़िए, गांधी को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दीजिए, तो गांधी आपको दिखाई देंगे कि आज जो सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, तो सोनम वांगचुक तो अकेला बंदा है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो टिहरी बांध परियोजना है उसको लेके उस समय जो लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेधा पाटकर हो चाहे और भी जो नेता रहे, तो ये लोग कम से कम एक खड़े होने का साहस दिखा रहे हैं। तो हम लोगों, मैं कहता हूं बीइंग ए टीचर हमें भी लिखना चाहिए अपनी जगहों पे जब तक ये बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर बाकी सब बात बेमानी है। और कविता मैम आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये जो चीजें हैं इनको, इसके लिए वॉइस रेज होना चाहिए और ये बात होनी चाहिए। जी 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 सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अमित सर और स्टार्टिंग में मैं नहीं जुड़ पाई थी, थोड़ा सा लेट आज मैं ज्वाइन हुई हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन सर जैसे हमको एक सेमिनार या कुछ इस तरह से भी एक प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें हमें इतिहास की भूलों पर भी बात करनी चाहिए, जो पूर्व में इतिहास भूले सर, जी कहाँ हमसे कोई चूक हुई। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं कई बार ये कहती हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट की तरह आप लीजिए कि परिणाम है। जैसे
जी पढ़ाते हैं, ओरिजिन है, तो डिक्लाइन भी है, साथ ही नहीं होती तो इस तरीके के परिणाम भी हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैम, ये जरूरी है बिल्कुल, किसी भी चीज में कोई चीज हुई है तो उसको लेके हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट मैम, 1 मिनट आप लोग बात करिए, मैं तो एक फोन आ रहा है। मैम अभी आप बात कर रहे थे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया, तो इस संबंध में मेरा जो विचार है, अंग्रेजों का 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला से, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके पश्चात उन्होंने बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया। इस संबंध में मेरा जो विचार है, मैंने थोड़ा राजनीति विज्ञान में भी पढ़ाई की है, तो राजनीति विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, खास जो शक्ति की थ्योरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने 57 के प्लासी के युद्ध और 64 के बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल पर जो अपना शासन स्थापित किया, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। हम इतिहास के पुस्तकों में और जो शिक्षक वर्ग है, विद्वान वर्ग है, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया, हम 200 साल गुलाम रहे, इसको मैं कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मानता हूं, क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वो अधिक से अधिक शक्ति ग्रहण करने की है, और पूरा का पूरा इतिहास शक्ति का इतिहास है। जिस व्यक्ति के पास, जिस वर्ग के पास, जिस संगठन के पास ज्यादा शक्ति रही, उसने अन्य व्यक्तियों को अपने शासन के अंतर्गत ले लिया। इसके संबंध में मैडम हॉब्स, लॉक और रूसो ने भी मानव प्रकृति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, और हॉब्स ने बहुत अच्छा मानव प्रकृति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी में केवल मृत्यु में जाकर समाप्त होने वाली एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत एवं अदम्य इच्छा होती है, और मनुष्य की यह इच्छा उसे एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति के पीछे दौड़ाती रहती है। हॉब्स का विचार है कि शक्ति और अधिक शक्ति प्राप्त करने का साधन है। तो चाहे अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, मुगल हो, गुलाम वंश के शासक हो, खिलजी हो, तुगलक हो, मौर्य हो, सातवाहन हो, शक, कुषाण, पहलव, हिंद, यवन, ईरानी, यूनानी, हूण, जितने गुप्त हो, जितने भी शासक हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है, अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अंग्रेजों और अन्य शासकों के साथ जो अंतर है, सबसे बड़ा जो मैं अंतर मानता हूं कि मुगलों तक जिन्होंने भारतीयों का शोषण भी किया है, तो उन्होंने यहीं से भारतीय उत्पादों, धन, कृषि उत्पाद हो या हस्त निर्मित उत्पाद हो, यानी जो भी उत्पाद और सेवाएं हैं, उसका उन्होंने शोषण किया हो, लगान के माध्यम से किया हो, या जब यही रह गया वो धन, यानी उसका निष्कासन नहीं हुआ। तो अंग्रेजों में और भारत में जितने भी, चाहे राजतांत्रिक व्यवस्था रही हो, गणतांत्रिक व्यवस्था रही हो, कुलीन तंत्र रहा हो, ये अंतर रहा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का भयंकर आर्थिक शोषण किया गया, और भारत के धन को न केवल सोना, चांदी, रॉ मटेरियल और अन्य जो हमारी सांस्कृतिक वस्तुएं हैं, धरोहर है, उसके माध्यम से उसको इंग्लैंड ले जाया गया।
उसमें एक ये भी कहावत थी कि एक ऐसी व्यवस्था काम करती है जो गंगा से सारी अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। तो ये उसमें मैं इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं वही हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया, हम 200 साल गुलाम रहे, तो वही स्थिति तो अभी भी है मैडम। सर जो आप लोग विचार व्यक्त कर रहे थे, पंकज सर भी, आजादी के बाद भी क्या हो गया? अभी भी सरकार का ही डेटा है 85 85 84 करोड़ लोगों को और राशन मुहैया करवाना है। सर ने भी बहुत अच्छी बात कही, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, आम आदमी की स्थिति वही है। मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर बना, मेरी और मेरे परिवार की उसमें मेहनत है। हमने जन्म से पूर्व यानी इस धरती पर आने के पहले से ही ना जाने कितने टैक्स सरकार को दे दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। सरकार से हमको बहुत कुछ नहीं मिला है। हाँ, एक व्यवस्था के रूप में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेजेस हैं, PHE हैं, जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, रेलवेज हैं, जो सरकारी सिस्टम है जो विकास के लिए आवश्यक है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार वो अपना काम कर रही है। लेकिन जैसा कि अभी सर ने बताया, आप कोई भी देख लेना, जो सरकारी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसा संस्थान हो जो आम जनता के लिए है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। यानी आप स्कूल देखेंगे मैडम सर, घर में गांव में जाकर तो ऐसा लगेगा कि खंडहर है, ये स्कूल कब गिर जाएगा पता नहीं। वही स्थिति हॉस्पिटल्स की है, सड़कों की है। लेकिन जब हम बात करेंगे, पंकज सर ने क्वेश्चन उठाया कि नया संसद भवन बन रहा है, नए नए मंत्रालय बन रहे हैं, पार्टियों के कार्यालय बन रहे हैं, मेरा यही कहना रहता है कि भारत को 2047 में विकसित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भारत के प्रत्येक गांव के स्कूल, अस्पताल, सड़कें, स्वच्छ पेयजल, 24 घंटे बिजली की सुविधा, सुरक्षा ये मिलने लगेगी, उस दिन भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमें 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अमित जी, आपकी बात मैं बताऊं, एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और ये मैं इसी बात को मैं कहता हूं कि ये एक प्रकार की बातें हैं। हम लोग कहते हैं ना कि लोगों को हम एक साल का रोड मैप नहीं बता रहे कि 2027 में क्या होगा या 2026 के दिसंबर तक हम क्या कर लेंगे। यार वो समय बता रहे हो जिसमें से हमारी बहुत, मतलब मेरे को लगता है 30% आबादी रहेगी नहीं 2047 में। हम और मैं सोच सकता है, मैं मतलब आज जिस एज में हूं, तो आज से 30 साल बाद कौन जान रहा है कि मैं हूं कि नहीं हूं। आज सपने किसको दिखा रहे हो आप? अरे सपने वो दिखाओ जो आज 1 साल 2 साल 3 साल का रोड मैप बताता है आदमी। आपकी गवर्नमेंट ही 5 साल की है, तो आप 20 साल पहले का आगे का सपना कैसे बता रहे हो? मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब मैं पढ़ाई करता था अमित जी, मैं 2002 की बात कर रहा हूं। 2002 में जब मैं PSC के मेंस वगैरह लिखा करता था, मेंस के पेपर लिखा करता था, तो उस समय एक क्वेश्चन बहुत आता था, 2020 का भारत, 2020 का विजन 2020, और इसको एक पर किताब लिखी थी हमारे माननीय राष्ट्रपति थे APJ अबुल कलाम। तो मैं उस समय, हम लोग बड़ी बड़ी बातें की, 2020 का भारत ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। और मैं आपको बहुत बता दूं, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि 2020 जब आया, मेरे अरमान थे 2020 का भारत देखूं, लेकिन मैंने वो भारत देखा जिसमें त्राहिमाम मचा हुआ था। 2020 का भारत कोरोना का भारत था। क्या APJ अबुल कलाम ये सपना देख पाते? कब अबुल कलाम जिंदा होते तो सोचते कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो हम ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मैं उस समय वो एक वैज्ञानिक थे और उनकी विजन की बात करते थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक कल्पना कर रहा है कि हमारा भारत ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, सारे सपने हो सकते हैं। आज एक वैज्ञानिक कर सकता है, गांधी कहीं के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी कर सकते हैं एक आम आदमी के तौर पे। लेकिन जब देश का प्रमुख ये कहता है 2047 का भारत, अरे तुम बताओ ना 2027 में गरीबी खत्म होगी क्या? बेरोजगारी खत्म होगी क्या?
तब सवाल खड़ा होता है कि हम अभी भी सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। तब मैं यही बात को कहता हूं कि गांधी का होने का मतलब ये नहीं है, वो गांधी का होने का मतलब ये है, गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचार है, और गांधी यही कहता है कि आपकी ताकत है होनी चाहिए कि आप इन मुद्दों को बड़े इसमें खड़ा कर सके और उसके लिए स्टैंड ले सकें। तो मैं यही कहता हूं, बच्चों से भी यही कहता हूं कि 2047 का भारत मत देखो, तुम देखो कि तुम 3 साल में क्या बनोगे। ग्रेजुएशन का बच्चा है, मैं कहता हूं 3 साल में तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए, तुम्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। तो हमारे पास सर आज भी हम लोग मनरेगा और जी राम जी में हैं। क्यों लाना पड़ रहा है देश की आजादी के 75 साल के बाद जी राम जी। चलिए मनरेगा करने वाले बहुत खराब लोग थे, मैं मान लेता हूं हैं, क्योंकि उन लोग पिछले 60 सालों में कुछ नहीं कर पाए। आप आए, प्रोग्रेसिव थे, आप प्रोग्रेसिव लोग क्यों नहीं प्लान कर पाए? क्यों हमको 150 दिन 100 दिन का हमको भीख देना पड़ रहा है? और वो भी 150 दिन 200 दिन क्या जनता तक पहुंच रहा है? क्या मालूम हो रहा है ग्राम सचिव उसको पैसे को खा जा रहा है। अब देखिए योजना कैसे खत्म करते हैं, सरकार कैसे योजना खत्म करती है कि पहले 90% पैसा केंद्र देती थी मनरेगा में और 10% राज्य सरकार का होता था। अब क्या है, 60% पैसा किसको देना है, केंद्र देगा, और 40% राज्य देगी। और शर्त यह है कि जब राज्य अपना पैसा रिलीज करेगी तब जाके केंद्र देगा। राज्य पहले ही 10% देने में उसकी हालत खराब थी, अब 40% कहां से देगी? यानी कि कुल मिला के आप उस योजना को भी खत्म कर रहे हो। चलिए वो भीख दे रहे थे, उस भीख को भी आपको खत्म कर देना है। यानी आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, और जो प्लान था उसको भी खत्म कर देना है। तो कौन सा भारत, 2047 का भारत, 2026 का भारत देखो ना। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम लोगों को बहुत सपने देखना चाहिए, लेकिन मुंगेरी लाल के नहीं देखने चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि जो सपने ऐसे होने चाहिए जिसको हम लोग कर पाए। अमित जी, विवेक श्रीवास्तव सर दिख रहे हैं क्या सर? थोड़ा सा हाँ सर, इस डिबेट को आगे ले चलिए, ताकि मैं 2 मिनट, मुझे कुछ काम है 2 मिनट का, तो फिर मैं आप जुड़ता हूं, तब तक आप लोग इसको कंटिन्यू करिए जी। सर हेलो। जी मैडम प्लीज बोलिए सर। एक मेरा डाउट है सर। हेलो मैडम बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं मैडम। हाँ, तो ये जो हम हमेशा बोल रहे हैं, ये जो कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, एक तो ये हमारा इंसल्ट है कि हम अभी तक इतना भी नहीं कमा पाए कि हमारा हर एक आदमी भर पेट खा सके। ये हमारी नाकामयाबी है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरह से देकर हम उनको आलसी बना रहे हैं। शायद उनको ये यकीन हो गया है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सरकार हमें पाल पोस लेगी, हमारा खाना पीना वही करेगी, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग आगे कुछ करने की उम्मीद ही ना रखें कि अगर मुझे सब कुछ मिल ही रहा है, परोस के मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों कष्ट करूं। ये बात बिल्कुल सही है मैम, आपने जो बोले है ना। एक तरफ तो हम बोलते हैं आवश्यकता ही नहीं है अभी। अगर जो अपना पेट ही नहीं पाल सकता है तो बाकी की बातें दूर की है। हाँ, बहुत दूर। अगर वो चीजों के लिए उनको अभी कुछ करना चाहिए। हाँ, कि हाँ आप ये करो कि उनको फ्री मत दो, कुछ ना कुछ उनके हाथ को काम दो, तो उनको भी ये लगेगा कि मेरी कमाई उपलब्ध न करा दिया जाए, तभी वो काम करेंगे और उनको समझ में काम का क्या वैल्यू है। हाँ, और दूसरी बात, जो हाथ में मिल रहा है उसकी कीमत भी नहीं है ना। हाँ, कीमत नहीं है। जो फ्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फ्री की कोई वैल्यू भी नहीं है। दूसरी बात, ये लोग फिर जैसे हम बोलते हैं ना, लाचार हो जाते हैं कि नहीं, अगर हाँ ये सरकार नहीं आएगी तो फिर हमें कौन पालेगा पोसेगा, फिर हमारा कैसे होगा, तो चलो हमें सब मिल ही रहा है तो इनको ही क्यों ना फिर से लाया जाए, ऐसा भी होता है। और दूसरी बात, पॉलिसीज भी चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं किस टाइप का मतलब यहाँ पर वातावरण हो जाता है। कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी चेंज होती है
तो उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें क्रिएट होती है, कुछ भी है ना कुछ चेंजेस कराओ। नहीं, अगर हम चेंजेस को डर ही रहे हैं तो फिर चेंज होगा ही नहीं, और अगर हम चेंज लाएंगे ही नहीं तो हर बार हमें यही करना पड़ेगा कि मीन्स पता नहीं कितने दिनों तक हम इन 80 करोड़ों को पालते रहेंगे ना। तो मैक्सिमम जो टैक्स पेयर हैं उनका टैक्स अगर आप स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी है ना, आना बहुत जरूरी है। नहीं, पहली बात तो लोगों को अवेयर करना है कि ये जो आप ले रहे हो फ्री में, हाँ, ये गलत है। आप कमाओ, हाँ, उनको कुछ ना कुछ काम देना ये जरूरी है। आप फ्री में अनाज देने की अवेलेबल करके देना ये जरूरी है उनको। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ भी आज हमको उनको जो फुकट में मिल रहा है उसका उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आज अगर बंद कर दिया जाए तो वो मतलब देख सकते हैं हाँ, फिर सत्ता पावर जो है जिनमें वो ले आ जाएंगे। मैडम मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा। ये इस तरह से शायद सोचना या बोलना कि इनको जो 80 करोड़ लोगों को पाल रहे हैं, ये थोड़ा अधिक मुझे पर्सनली अपमानजनक लगता है। हाँ, दरअसल जो उनको तो ऐसा लगना चाहिए। एक मिनट मैम, मैं ये कह रहा हूँ दरअसल 80 करोड़ या 5 करोड़ या 50-100 लोग जो भी हैं, पर उनकी जेन्युइनिटी इंश्योर करना सिस्टम का काम जरूर है कि जेन्युइन लोगों तक सही समय पर सही मदद पहुंच सके। वेलफेयर स्टेट में कोई किसी को टैक्स के पैसे और ये पालने वाला जो हमारा जो अहम है वो भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है। वेलफेयर स्टेट की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं। हाँ, उसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल इंटेंशंस जब शामिल हो जाते हैं और उनको जब वो गलत ट्रैक पर चीजें जाने लगती हैं, उनको जरूर थोड़ा सा हमें सोचना और बोलना होगा। पर पालने का भ्रम भी हमें नहीं पालना है, नहीं पालना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम जो कुछ भी टैक्स दे भी रहे हैं तो हम अर्न भी उसी देश से ही कर रहे हैं। तो ऐसा ये मान लेना कि आज हम इस स्थिति में हैं इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं और बाकी के लोगों को हम पाल रहे हैं, थोड़ा सा ये मुझे पर्सनली आपत्तिजनक लगता है। मैं उस स्कीम का, आपकी बात का समर्थन करता हूं कि उन्हें काम देना चाहिए, पर ये जो मनरेगा या जी राम जी और ये जो भी चीजें आ रही हैं, ये भी उसी तरह की कोशिशें हैं। हाँ, उसमें और चीजों को अधिक सतर्क ढंग से, अधिक जिम्मेदार ढंग से, अधिक जिम्मेदारी के साथ उनको लागू किया जाना चाहिए। उनके इम्प्लीमेंटेशन पे और अधिक सतर्कता जरूरी है, ये बात सही है। पर अभी भी आप बहुत बहुत पिछड़े गांवों में, बहुत नीचे के लेवल पे जाकर के देखें तो लोगों की मूलभूत जरूरतें भी अभी 5 किलो अनाज से बहुत ज्यादा ऊपर उठ नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसके पीछे भी हमारे सिस्टम का एक प्रॉब्लम है कि अभी जैसा बात हो रही थी कि हमने कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई सॉलिड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर नहीं देखी जिसमें गरीबी रेडिकेट की जा सके। बहुत तरह तरह की योजनाएं, बहुत तरह तरह की बातें हमने अपने इर्द गिर्द देखी हैं, सुन रहे हैं, सुनते हैं। जी राजन जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर, हमारे गवर्नमेंट के पास स्टेट पॉलिसी नहीं है। हाँ, की कोई योजना नहीं है। हाँ, पॉलिसी का भी एक प्रॉब्लम है, और जो पॉलिसीज है सर, पॉलिसी कहीं नहीं है। अभी जो पॉलिसी है सिर्फ वो 5 साल रूल करो और बाद में भूल जाओ वाला। नहीं, पॉलिसी का भी अभाव एक बात है सर, और जो पॉलिसीज हैं भी उनके इम्प्लीमेंटेशन की कंडीशन बहुत खराब है। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विल पावर नहीं है कि जो डाउन ट्रोडन है उनको बाहर निकालना है। जी 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 जी, ये बात वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं है, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहते जा रहा है, इकोनॉमिकली हो या कुछ हो, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इसके रीजन नहीं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम है मैडम, क्योंकि देखिए आप ये सोच कर देखिए सर, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है कि इन लोगों को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये जितना दबा हुआ रहेंगे उतना उनका राज चलेगा।
बिल्कुल नहीं, वो आपका उस पहलू से मैं असहमत नहीं हूं, पर जरूरत इन चीजों की अभी भी बनी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, पर केवल जरूरत है, हम नहीं बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम आज 75 बरस बाद भी, अगर हम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 75 साल के बाद भी अगर हम किसी को फ्री में अनाज दे रहे हैं तो हम देना पड़ रहा है। हाँ, देना पड़ रहा है, ये स्थितियां हैं। अगर मापदंड सही नहीं है सर, मापदंड सही नहीं है देने के लिए। इसी को मैं कहता हूँ लेकिन उसके मापदंड है वो चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी बाहर आएंगे। जी मैडम, तो फिर हमने 75 साल में किया क्या है? मैडम, विवेक सर ने जो विश्लेषण किया है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा विश्लेषण करने का उन्होंने प्रयास किया है कि देश की जो स्थिति है और सरकार की जो योजना है, और वास्तव में हमारे जो आम जनता है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो सर का विश्लेषण मुझे ज्यादा ठीक लगा। बाकी आप लोग बात विश्लेषण की सिर्फ नहीं है, सिर्फ मतलब ये कि वाकई ये भी हमारा भी एक, चूंकि हम उस क्लास एंड कैटेगरी से अब बिलोंग करते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स का पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं अनाज दे करके, ये भी मानना थोड़ी अतिशयोक्ति है, थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। क्योंकि अभी भी मैं आप तो नरसिंहपुर में हैं, डिंडोरी और मंडला आसपास के गांव में, अभी भी भीतर के गांव में चले जाइए तो उनके लिए 5 किलो अनाज भी अभी बहुत बड़ी नेमत है। पर हाँ, ये जरूर है कि वो 80 करोड़ लोगों तक अगर अभी भी जरूरत बची हुई है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। उनके इम्प्लीमेंटेशन पर, और जो मैडम कह रही है वो पॉलिटिकल विल वाला मामला गलत नहीं है, पॉलिटिकल विल होगी तो ये फिल्टरेशन जरूर होगा और वो जरूर होना चाहिए। जो जेन्युइन जरूरत जहां है वहां तक बात, मतलब हमारी सहायता, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं तो हमसे टैक्स लेकर के वहां अनाज बांटा जाए, इसमें बुराई नहीं है। पर अनाज बांटने के नाम पर कुछ और खेल होता रह जाए, इसमें ये गड़बड़ है। इसे जरूर इम्प्लीमेंटेशन के ही लेवल पे चीजों को ठीक किया जा सकता है। पॉलिटिकल विल तो खैर हर चीज के पीछे और एक बहुत मूलभूत बात है ही, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। पर थोड़ा सा कभी कभी हम लोग मध्यम वर्ग के लोग इन सब बातों में बहुत जल्दी से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के ये सोचने लगते हैं कि हमारे टैक्स के पैसों की बर्बादी हो रही है। वो मुझे थोड़ा सा अतिरंजित बात लगती है, इसलिए मैंने इंटरवीन किया। मैम सॉरी सर, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, अप्रत्यक्ष कर के रूप में वो 80 करोड़ लोग भी टैक्स देते हैं सर। बिल्कुल टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी के रूप में वो एक भी वस्तु यूज कर रहे हैं तो सर वो अभी जीएसटी आया तो जीएसटी दे रहे हैं। एक अच्छी अर्थव्यवस्था, एक मजबूत, एक डेवलप इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम हो। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है वो प्रभावित होता है। अमित जी, मैं लगातार सुन रहा था वर्षा मैम को और बाकी साथियों को, और अभी श्रीवास्तव जी ने इंटरव्यू किया और अमित जी ने किया। मैं इसमें एक लाइन कहना चाहूंगा, हालांकि मैं जो आलोचना कर रहा हूं कि 80 करोड़ का, तो उसका कहने का अर्थ ये था, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो कि हम इंडिया इज एन वेलफेयर स्टेट, बात सही है कि हम कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य का जो पहला कर्तव्य है कि देश में कोई भूखा ना रहे, उस स्कीम के तहत आप दे रहे हैं। मतलब कई बार मुझे लगता है जो देने वाले लोग हैं वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और बड़े मंच से कहते हैं, तो आप इसको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि 80 करोड़ लोग को आप अनाज दे रहे हैं तो आप इसको ढिंढोरा मत पीटिए। आप ये कहिए कि ये हमारी नाकामी है कि हमें अभी भी देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने, यही मैं कहना चाहती हूँ सर कि हमारी नाकामियां ही हैं, नाकामियां हैं और फेलियर है एज। और कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी ये शब्द मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक विशिष्ट वर्ग के कल्याण के लिए नहीं, कल्याणकारी मतलब वेलफेयर का मतलब ये है कि उसमें देखिए, हमको हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारा प्रस्तावना है, जो उसमें लिखा है सर, वो वेलफेयर लिखा है, कल्याणकारी लिखा है। पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक किसी विशिष्ट एक वर्ग का कल्याण होता है,
वेलफेयर एक किसी विशिष्ट वर्ग का हो रहा है। अगर हर वर्ग का अगर कल्याण होता तो हमें ये देने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, तो उनमें लिखा गया है कि अगर आप राइट हैंड से किसी को देते हो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो मेरा हम यही क्यों कहना इतना है, बिल्कुल मैं इस चीज को लेके मेरी को बहुत आपत्ति है कि मतलब इस बात को लेके कि ठीक है आप जो कर रहे हो दैट इज योर ड्यूटी, आप इसको प्रोपेगेंडा मत करिए, इसको आप ये मतलब आप उसको कैनवास में मत लेकर आइए और बताइए कि हम ऐसा कर दें। अरे भाई ये आपका काम है, यदि कोई भूखा है तो उसको सुनिश्चित करिए कि पेट उसका भरे, छत नहीं है तो उसको मकान दीजिए। ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी हैं इसलिए आपको प्रिविलेज है कि आप कुछ भी जो करेंगे आप सब कुछ कहेंगे, तो ये ठीक है। मैं कुछ चीजों पे हम लोगों का भी लिमिटेशन है कि हम नहीं बोल पाते, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं इसको संदर्भ कर रहा था आजादी के 75-80 सालों में जो हम लोग अभी जो चीजें देख रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा संकट ये है कि आज भी जो सर अभी बता रहे थे कि जो राजू बाग बता रहे थे, इवन मैं अभी सागर जिले में रहता हूँ, सागर जिले में ही हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहां से 1-2 किलोमीटर में पानी की बहुत दिक्कत है। लोग साइकिल में दोनों तरफ डब्बे लगाकर पानी लेने के लिए कई किलोमीटर जाते हैं, पैदल जाते हैं। तो पानी की व्यवस्था, चूंकि हम लोग पॉश मकान में रहते हैं, सब पॉश इलाके में रहते हैं, तो हमको तो पता नहीं चलता कि पानी क्या, नल खोला पानी आ गया। लेकिन मतलब जो हार्श रियलिटी ये है कि यहीं पे पानी की स्थिति बहुत खराब है। मतलब हमारे जो सराउंडिंग गांव है वहां पानी नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड इलाका पानी की कमी है और बहुत पिछड़ा इलाका, हम लोग बहुत पिछड़े इलाके में। जैसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा बहुत पिछड़ा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ बुंदेलखंड जो है बहुत पिछड़ा है। मतलब आपको मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पे श्रीवास्तव सर तो है, वो जबलपुर हमारे यहाँ से बहुत डेवलप्ड है। वो उसकी ट्रेन कनेक्टिविटी हो, फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो, तमाम चीजें हो, तो हमसे बेहतर है। हमको छोटी सी भी चीज है तो हमको जबलपुर भागना पड़ता है, भोपाल भागना पड़ता है। हेल्थ का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, हमको फ्लाइट पकड़ने के लिए 4 घंटा ट्रेवल करना पड़ता है, या तो भोपाल या तो जबलपुर। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सागर जहां पे एक विश्वविद्यालय है और तमाम चीजें कमिश्नरी है, लेकिन ये इसके सराउंडिंग में जो गांव हैं, 200-400 गांव हैं, उनकी कुछ गांव अच्छे हैं जो डेवलप हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बेसिक चीजें नहीं पहुंच पाई। तो मैं आपको हमारा जो कंसर्न है, मतलब एज एन एकेडमिशियन हमारा जो कंसर्न ये है कि हम क्यों ऐसा प्लान नहीं कर पा रहे कि अभी भी हमको लाडली बहना और साइकिल देना है, लैपटॉप देना है, तमाम हम ये जो चीजें वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो खतरनाक है। ये वोट बैंक की राजनीति खतरनाक है। हम तो अब तो एक फॉर्मूला आ गया है कि कहीं पे भी चुनाव जीतना है उसके पहले आप अनाउंस कर दो कि भाई वी आर गिविंग यू दिस नाउ। बिहार में हमने देखा चुनाव के ठीक 10 दिन पहले 10-10 हजार रुपए सबके खाते में डाल दिए गए, बोला ये, और पूरा एक तरफा वोट हो गया। तो ऐसे यदि हमारा लोकतंत्र वोट खरीदने पे आ चुका है तो फिर तब तो फिर इसका ये संकट है। और जो कविता मैडम कह रही थी कि कभी हम लोग लाचार महसूस कर रहे हैं, वास्तव में मैं अपनी जगह पे खड़े होकर तो मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता हूँ, बहुत लाचार महसूस करता हूं, क्योंकि लगता है कि हम सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं ला सकते। और मैंने कहा इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें सड़क में उतरना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेंगी, जेल जाना पड़ेगा, और ये मेरे इस जीवन में तो संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे 1000 जन्म लूंगा तब शायद मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊं, क्योंकि बदलाव लाना है समाज में तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये एक चीज है जो मैं समझता हूं। और राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं तो आज भी हम राष्ट्र किस तरफ जा रहा है, ये इसके खतरे हैं। हम कह सकते हैं आज के दिन, आज जो हम लोगों ने चर्चा की, इसमें इतिहास मतलब भारत के वर्तमान में क्या संकट है, क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर हमने बात की कि क्या चीजें रह गई हैं। और मैं इस बात से मैडम थोड़ा सा आप उसको लीजिएगा कि आपका वो जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा लाउड था कि हमारे टैक्स, ऐसा नहीं मैम। वो जो गरीब किसान मान लीजिए नमक भी खरीद रहा है तो वो भी टैक्स दे रहा है, वो पेट्रोल डलवा मान लीजिए कुछ भी खरीद रहा है तो वो टैक्स दे रहा है। तो टैक्स का पैसा तो उसका भी है। हाँ, ये है कि अच्छा हम लोग हाईली पेड है, वी आर गेटिंग ए गुड सैलरी, मतलब मुझे ईश्वर से कभी शिकायत नहीं है। आप मतलब जो मुझे मिल रहा है मोर देन सफिशिएंट है।
लेकिन ऐसे देश में मिल रहा है जहाँ पे हमको जो पैसा मिल रहा है मैम, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे को जो पैसा मिल रहा है इसमें मैं सोचता हूँ कि ऐसे 10 लोगों का परिवार चल सकता है या शायद 20 लोगों का परिवार चल सकता है। सर एक मिनट मैंने जो कहा टैक्स, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि उनको नहीं देना है, मेरा मतलब ये था कि उनको कैपेबल बनाइए कि वो खुद कुछ कर सके। नहीं, आपका सेकंड स्टेटमेंट है एकदम सही था। पहला स्टेटमेंट था ना कि हम हमारे टैक्स हम क्यों पाल रहे हैं, वो वर्ड हमारा जो टैक्स है, नहीं कहने का मतलब ये था कि टैक्स ऐसी जगह यूटिलाइज कीजिए कि वो लोग कैपेबल बन सके। बिल्कुल मैं एक्चुअली हमारी पूरी डिबेट ही इसीलिए है कि हम लॉन्ग टर्म कुछ प्लान कर पाए, और हमको सोचना पड़ेगा, मतलब इसमें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, एकेडमिशियंस को, बैठ के वो जो ऑटो चलाता है वो भी दे रहा है, हाँ टैक्स को जो ऑटो चला रहा है वो भी दे रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो हम ये जो हर बार बोला जाता है कि 80 करोड़ जनता को हम देना, आप नहीं दे रहे हैं, मीन्स जो पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, वो ले रहे हैं हमसे इसलिए हमारा जो टैक्स है उससे कुछ फायदा उन लोगों का हो, नेशन का हो, उस सोसाइटी का हो जो कुछ कर नहीं पाते हैं, जो डाउन ट्रोडन है, उनको ऊपर लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सर, इस संबंध में मैं थोड़ा इंटरव्यू करना चाहूंगा। जी सरकारें कहती हैं कि हमने ये कर दिया, ये सड़क बनवा दी, स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, हमारे 5 साल का ये घोषणा पत्र है, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। वास्तव में देश का आम आदमी 18 से 20 घंटे अपना और उस खून पसीने की कमाई से, उसकी मेहनत से, उसके उत्पादन से, उसकी सेवाओं से पूरा देश चलता है, पूरी सरकारें चलती हैं। सरकारें किसी का कुछ नहीं करती हैं, आम जनता सरकार को चला रही है। आम जनता, इस देश के 140 करोड़ लोग सरकार को चला रहे हैं, ना कि सरकार लोगों को चला रही है। तो ये हमारी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पूंजीपति हो, बॉलीवुड हो गया, या स्पोर्ट्स पर्सन जो अपने आप को बोलते हैं कि हम देश को चला रहे हैं, हमने जनता के लिए ऐसा कर दिया, मनरेगा लेके आ गए, जीराम जी बिल लेके आ गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फ्री में हम शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, फ्री में हम जो है सड़कें फ्री किए हैं, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, ट्रेन में जो है किराया कम है। तो इस सब कुछ तो आम आदमी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और उसको मिलता क्या है? खाना पूर्ति के नाम पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाता है, प्राइमरी स्कूल मिल जाता है, जिसकी स्थिति खंडहर जैसी है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक सर औपचारिकता हो जाती है आम आदमी के लिए। आप देखिए, बिजली, सड़क, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी ना सर, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य, बिल्कुल सर एक खाना पूर्ति हो जाएगी। और वही आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स के बंगले देखिए, जहां उनका जो सिविल लाइन है, उस पूरे एरिया के एनवायरनमेंट को देखिए, वहां की सड़क, बिजली, पानी, सिक्योरिटी को देख लीजिए। क्या जरूरत है कि हमारे एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? हमें उससे मिलने के लिए, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो या जन सेवक हो, उनसे मिलने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है, चिट्ठी लिख के देनी पड़ती है कि सर मुझे इस काम के लिए मिलना है। यही लोकतंत्र है। अमित साहब, एक बड़ी मजे की बात है कि देश के रक्षा बजट को एक बार शिक्षा के बजट से बदल दिया जाए ना। जो आप रक्षा की बात कर रहे हैं, तो रक्षा के बजट को शिक्षा के बजट से बदल दिया जाए तो 5 साल में तक देश की तकदीर बदल जाएगी। पर मुश्किल ये है कि हमने अपना पूरा सराउंडिंग, अपना पूरा हमने ही नहीं, सिर्फ हमने नहीं, पूरी दुनिया ने रक्षा बजट को सबसे ज्यादा जरूरी बजट बना करके इस तरह से अपनी जिंदगियां बना ली हैं कि शिक्षा अब किसी की प्राथमिकता में नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में अभी मैंने एक, मतलब खैर अब ये बहुत सारी बहसें, मतलब बहस पूरी एक दूसरी दिशा में चली जाएगी।
6% के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती जरूर है कि जीडीपी का 6%। आप, मुझे नहीं लगता कि हम अभी निकट भविष्य में सर शिक्षा को जो बजट है वो 2 पॉइंट समथिंग है, कुछ नहीं 4.2 के आसपास है सर, 4.2 के आसपास है जीडीपी का शिक्षा बजट कुल। पर उस बजट का भी वो नीचे आते 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 इम्प्लीमेंटेशन, मैं सिस्टम के एक पुर्जे की तरह से ही कह रहा हूं सर कि विल पावर मैडम कह रही थी, एग्जैक्टली वो बड़ा इशू है। पर दूसरी बात, सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के जो टूल्स हैं उनके पास भी विल पावर, उनके पास भी एक विजन होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। मुश्किल हमारी ये है कि हम भी बस, हम मतलब मैं और आप पर नहीं, जो भी हैं टूल्स हैं, जो भी उपकरण हैं इस सत्ता के, सरकार के, संस्थानों के, वो सब। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही सर, आ रही आवाज आ रही जी। वो आपका नेटवर्क पे कुछ इशू है, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। आ रही है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी सर। हाँ कुछ जगहों पर जा रही है, कुछ लोग कुछ जगहों पर जहां नहीं पहुंच पा रही नेटवर्क, देखिएगा सर। खैर, मैं ये कुल मिला के कहना चाह रहा हूं कि हमने अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को इस तरह से गढ़ लिया है कि वही मैं कह रहा हूं कि सुरक्षा का बजट किसी भी देश का सामान्यतः कुछ देशों का मैं नहीं कह सकता कि कहीं ऐसा हो, सबसे ज्यादा बजट हम रक्षा व्यय पे करते हैं। सबसे ज्यादा बजट हमारा रक्षा व्यय का है, जबकि सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट। तो ये नहीं तो है ही, ये विसंगतियां तो हमारे, केवल ये हमारी विसंगति नहीं है, ये पूरी दुनिया में दरअसल एक खास तरह का सनकीपन इस बीच में हमने पिछले कुछ दिनों में और अधिक पनपता हुआ देखा है। उस सनक का क्या जवाब है? उस सनक का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? दरअसल मुश्किल यही हो गई है कि अब हम लोग, पहले कुछ 1-2 बातें अटपटी लगती थीं, अब तो ये लगता है कि ये 2, 4, 10, 20 कितनी बातों की, अटपटी बातों की सूची बनाते हम अभ्यस्त हो गए हैं सर। अब तो ये बड़ी खराब स्थितियां हुई हैं। पर अब जैसे जो वेलफेयर स्टेट की बात मैं कह रहा था, मैं वेलफेयर स्टेट में इसका कतई हामी नहीं हूं कि आप सर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सर, चलिए, आवाज तो क्लियर है, आ रही है। मेरा ख्याल है कि वैसे भी पंकज सर मेरे ख्याल से बताएंगे कि अगले सेशन का टाइम हो रहा होगा। हाँ सर, अपन एक काम करते हैं सर, क्योंकि हम लोग लंबा डिस्कशन किया, अच्छा लगा, और मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, विवेक श्रीवास्तव सर, अमित ताम्रकार सर, और इसके साथ मंगला मैडम, वर्षा मैडम, किशोर गढ़वे सर, ये सारे जो लोग साथी हमारे एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, मैं उन सबको बधाई देता हूं और थैंक यू बोलता हूं कि हमारा ये सेशन किसी कारण से जब रिसोर्स पर्सन नहीं आ पाए, प्रोफेसर गजानन मालवीय, तो उनकी अनुपस्थिति को ये लगने ही नहीं दिया कि हम लोग एक खाली सेशन में बैठे हुए हैं और एक ज्वलंत मुद्दे पे अपने विचार व्यक्त किए। और मुझे अच्छा लगा कि वर्षा मैडम ने कुछ हमें सुझाव दिए, अमित ताम्रकार जी ने सुझाव दिए कि कुछ ऐसे सेमिनार और वेबिनार करने चाहिए, राजू वाघ सर ने दिया। तो मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुमूल्य सुझाव भी दिए और अपने मत रखे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बीइंग ए टीचर, आप सब लोग जो लोग एक्टिवली अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है कि जैसे मंगला मैडम बता रही थी या वर्षा मैडम बता रहे थे और कविता मैडम है, कविता नारायण मैडम है, ये सारे लोग जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा कार्यक्रम एक तरफा नहीं है, मोनोटोनस नहीं है, और मतलब हम लोग संवाद कर रहे हैं, यानी कि हम चीजों को समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जरूरी ये है कि इस शॉर्ट टर्म या रिफ्रेशर का मतलब ही ये है कि हम जब यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो हम व्याख्यान सुन रहे हैं, तो ये जो चीज है हमारे बच्चों तक पहुंचे, हम अपने बच्चों में भी वो भाव लेकर आ पाए, वो क्वेश्चनिंग जो है, जो कॉजेशन है या जो रीजनिंग है, वो पहुंचा पाए। तो यही हमारा उद्देश्य है। मैं अभी 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, 11:55 पे हम लोग मिलते हैं, 11:55 पे फिर से जुड़ते हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी हैं, अमरकंटक विश्वविद्यालय से इतिहास के शिक्षक हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहां पे। मैं उनको आमंत्रित किया हूं और मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अभी हम वो वीर सावरकर पे बात करेंगे, और मैंने उनसे भी कहा था कि हम लोग कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो स्थापित हैं, जो सत्य हैं, उसको
करने का मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन सबकी इस राष्ट्र के निर्माण में सबकी भूमिका रही है, इसलिए जो अगला सेशन है वो वीर सावरकर पे है, उस पे हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन बस ये कोशिश हम लोग करेंगे कि कोई ऐसा विवादास्पद कोई मुद्दा ना हो, कोई बात ऐसी ना हो। देखिए, कुछ चीजें स्थापित तथ्य हैं, मैं कभी और बात करूंगा उसको लेके, लेकिन अभी जब हम लोग 20 मिनट के बाद मिलते हैं तो देवेंद्र कुमार सिंह जुड़ेंगे अमरकंटक से। तब तक हम लोग अभी 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, चाय कॉफी पी लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग मिलते हैं 11:55 पे। बस 10 सेकंड एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, आपने विश्वविद्यालय का नाम लिया है इसलिए विश्वविद्यालय रह ही कहाँ गए मध्य प्रदेश में, बाबू कार्यालय बना दिया है, प्रोफेसर सही नहीं बाबू कार्यालय बोलता हूँ मैं तो, रानी दुर्गावती बाबू कार्यालय। अमित जी जानते हैं, कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट कर लिए, तो आप एक खोज हैं जो मैं देख रहा हूँ कि एक युवा जो है क्रांतिकारी शिक्षक हमें दिखाई दे रहा है अमित जी के रूप में, जो नहीं सर, हम अमित बोलिए, अमित जी कह के सर